नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि उसे हाई कोर्ट जाना चाहिए। कन्हैया ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ने सरकार को कन्हैया और उनके वकीलों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की ताकीद की है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी पैदा हो रहे हैं कि आखिर राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह को लेकर छिड़ी इस बहस का राजनीतिक सियासी पहलू क्या है? क्या ये आखिर राष्ट्रवाद की राजनीति क्या है? आखिर हमने कल इस पर बहस की थी कि इस पूरे घटनाक्रम में वकीलों और पुलिस की क्या भूमिका रही। आज हम अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, अपने आप से सवाल पूछेंगे कि आखिर मीडिया का किरदार कैसा रहा? क्यों मीडिया का एक वर्ग खबर दिखाने के बजाय खबर बनाने की कोशिश कर रहा है और इससे किस तरह के नतीजे हासिल होंगे? तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद की राजनीति क्या है और दूसरे मीडिया का इस पूरे घटनाक्रम में क्या रोल रहा है। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ सतीश के सिंह मौजूद हैं, ग्रुप एडिटर इन चीफ हैं लाइव इंडिया के। दूसरी खास मेहमान हैं मेरे साथ सुचेता महाजन, प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़। अभिजीत द्विवेदी हैं, लीडर हैं एबीवीपी के, जेएनयू से आते हैं। और साथ ही कपिल सांखला भी मेरे साथ जल्द मौजूद होंगे, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कपिल जी, अगर मैं आपके साथ सबसे पहले शुरुआत कर सकूं कि किस तरह से हम देखें इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका है वो स्वीकार करने नहीं स्वीकार की, मना कर दिया और ये कहा कि इससे ये पता चलेगा कि दूसरी जो कोर्ट्स हैं वो अक्षम हैं। क्या इससे नतीजा निकाला जाए? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो आप पहले हाई कोर्ट जाइए और जहां तक सिक्योरिटी की आपकी बात है, आपकी सुरक्षा की बात है, हाई कोर्ट पूरी तरह से सक्षम है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये बात एकदम सही है। हाई कोर्ट की सिक्योरिटी काफी ही तगड़ी, काफी मुस्तैद है। वहां पे आपको बिना पास के अंदर जाना मना है, तो वहां पे उस तरह का ऐसा कुछ होना नियरली इम्पॉसिबल है। ये पहली बात हुई। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा वो ये बात थी कि अगर आप पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे बड़ी कोर्ट है, जो एपेक्स कोर्ट है इंडिया की, आप उधर चले जाते हैं और आप उधर से रिलीफ मांगते हैं और किसी भी कारणवश अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है, तो आपने जो पूरी हायरार्की है, जो हमारी जो ट्रायल कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपने वो बाईपास कर दी। तो दो दो एस्पेक्ट्स हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया और बहुत सही तरीके से दिया। वो एक ये था कि जब हाई कोर्ट एग्जिस्ट करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो आप पहला प्रोसेस है आप हाई कोर्ट जाके आइए। लेकिन और दूसरा ये कि अगर मैं किसी समझ वजह गई से आपकी रिजेक्ट बात। हो जाता है। जी लेकिन सांखला जी, इसके अलावा सवाल ये भी उठ हाँ रहे जी। थे कि इस दौरान चूंकि ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, चूंकि लोगों में कम से कम एक वर्ग में गुस्सा है इसको लेकर कि कोई कैसे राष्ट्रद्रोही इस तरह के स्टेटमेंट दे सकता है, तो क्या वाकई जिस सिक्योरिटी को लेकर लाइफ और लिम्ब की जो बात कही है कन्हैया ने, आपको नहीं लगता कि ये मामला जितना खिंचेगा शायद उसकी सुरक्षा को खतरा हो? एक अदालत से दूसरी अदालत, अदालतों में पत्रकारों पर भी हमले हुए हैं, कन्हैया पर भी हमले हुए हैं। देखिए, आप बात एकदम सही कह रही हैं, मगर जो हमारा जो लीगल सिस्टम है वो इस बात से हम बड़े प्राउड हैं, इस बात से कि यहाँ पे कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई पावरफुल नहीं है, कोई वीक नहीं है। सभी को एक इक्वल तराजू में तोला जाता है। तो जहां तक कन्हैया का केस है कि माना कि एक सेडिशन का केस है, सेडिशन सही है या गलत है वो दूसरी बात है, ये स्टूडेंट यूनियन है ये तीसरी बात है, सिक्योरिटी की बात है, बात सही है। बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसी आंख से देखा जैसे कि एक कॉमन लिटिगेंट को देखेंगे। ठीक है। और ये मेरे ख्याल से हमारी अपनी जुडिशियल सिस्टम की खासियत है और हमें इस बात को काफी कमेंडेबल समझना चाहिए। ठीक है। प्रोफेसर महाजन, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह की बहस छिड़ी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है अंग्रेज़ों के दौर के का वक्त है कि हम देशद्रोह की बात कर रहे हैं और देश प्रेम की बात कर रहे हैं, या किसी को जो है एंटी नेशनल और जो है वो प्रो नेशन कहा जा रहा है। इसकी करेंसी क्या है, जो पॉलिटिकल करेंसी जिसका हम जिक्र करें, कैसे आम लोगों तक जो है वो राष्ट्रवाद की भावना किस तरह से असर करती है? कई लोगों को हमने देखा है कि बिना मुद्दे को पूरी तरीके से समझे हुए नारे लगाए जा रहे हैं। अभी राहुल गांधी पहुंचे हैं, वहाँ लोगों ने उनका जो है विरोध किया है। इसकी राजनीति को, राष्ट्रवाद की राजनीति को आप कैसे समझती हैं? देखिए, बहुत एक बात साफ है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो हमेशा राष्ट्रवाद की आड़ में अपना काम करते हैं, क्योंकि सांप्रदायिकता के नाम पर तो वो राजनीति कर नहीं सकते। हमारा राष्ट्रवाद का और राष्ट्र का, हमारे देश का, मैं कहूँगी जो एक कंसेप्शन है वो बहुत ही इंक्लूसिव है। उसमें कोई समुचित, कोई संकुचित राष्ट्र का जो है बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर अब बीजेपी है
तो वो अपनी राजनीति कैसे करे। तो अब क्योंकि वो सांप्रदायिक राजनीति नहीं कर सकते खुलेआम। बहुत गहरी बात कह रही हैं वैसे हाँ, आप। और तो आप ये इसी कह रही हैं कि राष्ट्रवाद की आड़ में सांप्रदायिक राजनीति हो रही है। क्या हम बिल्कुल, इसे इस तरह से ना देखें? अगर मैं बिल्कुल सवाल कह रही दूसरे हूँ, तरीके से पूछने की कोशिश करूं कि क्या राष्ट्रवाद की भी अपनी परिभाषाएं हो सकती हैं, और खासकर आप ऐसे संस्थान से आती हैं जो कि शायद पूरे देश का एक तरह से दिमाग माना जाता है, अभी भी वहाँ राष्ट्रवाद को लेकर क्लासेस चल रही हैं, यानी कि वायलेंस का मुकाबला भी जेएनयू जो है वो पढ़ाई से करता है। तो क्या ये इस नतीजे पे नहीं हम पहुंच सकते कि अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं राष्ट्रवाद देखिए को लेकर? राष्ट्रवाद की बहुत परिभाषाएं हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो बीजेपी और उसके साथ की जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उन्होंने राष्ट्र का जो आंदोलन रहा है, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन रहा है, उसमें उन्होंने भाग ही नहीं लिया। उन्होंने जब एक पिक्चर बनाई, एक छवि बनाई एक राष्ट्र की, तो उन्होंने हिंदुत्व के नाम से बनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि वही व्यक्ति है जो हिंदू हो सकता है, जो इंडियन है, जिसकी पुण्य भूमि और जिसकी पितृभूमि जो है वो दोनों भारत में हो, इसी रीजन में हो। तो इसका मतलब है हिंदुओं के अलावा मुस्लिम जो हैं और क्रिश्चियन जो हैं वो बिल्कुल इस देश से अलग हो गए। तो ये उनकी परिभाषा है, लेकिन इस परिभाषा को वो दे वांट टू पुश अंडर द कार्पेट, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते। और सवाल मैं पूछूंगी, ये बताइए फिलहाल अभिजीत द्विवेदी कि ऐसा क्यों लग रहा है कि एक समूह ने कहीं ना कहीं इस पूरे देश का ठेका लिया है, राष्ट्रवाद का ठेका ले रखा है, जैसे कि सिर्फ कुछ लोग जो हैं वो इस देश के मालिक हैं, जो दूसरे लोगों को डिक्टेट करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवादी है कौन। ऐसा क्यों लग रहा है? क्या एबीवीपी ये चाहती है? देखिए सर, प्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ये टॉपिक जो बताया गया था वो था कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग पे था, तो उस हिसाब से मैं ऑन दी मोमेंट जो भी एक्सटेम्पोर आंसर करूँगा। तो सबसे पहली बात यह है कि वैल्यू जजमेंट करना कि क्या राष्ट्रवाद है, क्या राष्ट्रवाद की परिभाषा होगी, कौन सी परिभाषा उचित है, कौन सी परिभाषा गलत है, ये हम और आप तय नहीं करेंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग कोई और जाएगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग कोई और जाएगी, और वो मैं इस पर बाद में आऊँगा कि हमारा राष्ट्रवाद क्या है, हमारा राष्ट्रवाद संकुचित है कि नहीं, ये एक अलग सवाल है। तो सर्वप्रथम यह कानून तय करेगा या देश का संविधान तय करेगा कि क्या राष्ट्रवाद होगा। जब हम कहते हैं कानून तक तो पहुंचने की बात ही नहीं हो रही है, अदालत में पेशी के दौरान वकील जो है पिटाई कर देते हैं। अदालत में पेशी के दौरान लोकतांत्रिक जो संस्थान है उन पर यकीन ही नहीं है कि वहाँ इंसाफ होगा, वहाँ फैसला होगा। जी, जो भी हुआ उसको आप अगर हमारे एबीवीपी की प्रेस रिलीज को या एबीवीपी का जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है उसमें हमने इस चीज़ को कंडेम किया है। हमने इवन टीचर्स पर जो हमारे इंसिडेंट हुए थे उसे भी हमने कंडेम किया था कि वो बहुत ही गलत चीज़ है। इंडिया कैन नॉट बिकम ए प्लेस वेयर इन देयर आर कंगारू कोर्ट्स वर्किंग। सो we have a position, we take a position that जो उस दिन स्लूगनरिंग हुई थी पर्टिकुलरली 9 फरवरी को, जिसमें कि भारत के डिस्ट्रक्शन की बात हुई थी, वो गलत थी। कोई भी उसकी वो गलत है, वो राष्ट्र वो हम मानते हैं कि वो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधि थी। और अगर मेरी राष्ट्र की परिभाषा अलग है, आपकी राष्ट्र की परिभाषा भी अलग यदि है, तब भी एक रिडक्शन के तौर पर अगर हम देखें कि जो एक होना चाहिए, तो उसके लिए हम अगर राष्ट्र पे दोबारा जाते हैं तो उसमें हम पाते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट जहां पे हो जाता है। वो डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट जो होता है वो कोई भी कंसेप्ट आप ले लेंगे उस हिसाब से जायज नहीं होगा। आप एक फिलोसफिकल एंगल में ये हो सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली समस्याएं भी हमारे ही लोगों की समस्याएं हैं, वो एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद भी कहना, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि पाकिस्तान जिंदाबाद भी कहना मेरे हिसाब से मेरी निजी राय के तौर पर गलत है, परंतु इस देश में आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते भी हैं, तो उससे फर्क समझता ये है जब कहेंगे आप भारत के 10-10 टुकड़े होंगे। इसको लेकर बहस है कि शायद हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहना गलत होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का मतलब है कि आप पाकिस्तानी लोगों को ये कह रहे हैं कि आपका देश ठीक रहे, हम उन्हें विश कर रहे हैं। तो अगर इसका लिटरल मायने निकाले जाए, खैर इस पे किसी और दिन बहस करेंगे। सतीश जी ये बताइए कि जो पॉलिटिकल अंडरकरंट है वो आप क्या पढ़ रहे हैं? आपने कई दशकों से देश की राजनीति देखी है और आपको ये भी पता है कि इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को यूथ लीड कर रहा है, हमारा जो आज है वो लीड कर रहा है, और कल ये किस राजनीतिक शक्ल में हमें नजर आएगा? आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर जिस प्रकार की रिपोर्टें आई, एंटी नेशनल और देश विरोधी नारों की बात आई, तो वो बिल्कुल गलत है। मेरा जो नेशनलिज्म है एज एन इंडिविजुअल सिटीजन और एज ए मीडिया पर्सन भी, वो कॉन्स्टिट्यूशन का नेशनलिज्म है। तो वो जो हुआ वो गलत हुआ। अब ये बात सही है कि हर चीज़ की एक देश में करंट चल जाती है,
जैसे कन्ना का आंदोलन हुआ था, अचानक से लगा कि कुछ नहीं हो रहा है देश में, बस आंदोलन चलता गया और उसके जो नतीजे हुए सो हमने देखे। ये उस तरह का कुछ है क्या? मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह से इंटेंसिटी इतनी है, स्नोबॉल किया है, उस तरह से जो मीडिया में कवरेज की भी क्रिटिसिज्म हो रही है कि बहुत हाइप हो गया, तो उस तरफ जा रही है। दूसरी चीज क्या है कि आप जो पॉलिटिकल, जो आपने सवाल पूछा है, पॉलिटिकल अंडर करंट से कोई भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल पार्टी रहती है वो अपने अपने हिसाब से फायदा उठाने का कोशिश करती है। अगर हमने हिंदू नेशनलिज्म की बात सुनी थी, हमने कल्चरल नेशनलिज्म की बात सुनी थी, तो ये कि अब तो वो लोग जो 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 पार्टियां हैं वो सोचेंगी कि भाई जो अगर देश विरोधी नारे लग रहे हैं और कुछ लोग उसमें सम्मिलित हैं, केस भी चल रहा है, तो उसका वो एक इलेक्टोरल फायदा देखने की कोशिश करेंगी, ऐसा लगता है। कंसोलिडेशन आपको किस तरफ नजर आता है? क्या जो राष्ट्रवाद की पूरी नई परिभाषा हम देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को इसको सीधे तौर पे फायदा नजर आ रहा है, या आपको लगता है कि ऑपोजिशन जो है एक यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अपने को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मैं इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अपने अपने ढंग से लोग इस तरह के वाटर्स में अपना जो है फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कल राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिले थे, उन्होंने भी कहा कि खून के उनके रग रग में जो है उनके नेशनलिज्म है। तो ये भी वो समझ रहे हैं कि वो क्या, और जब गए जेएनयू तो एक राजनीतिक जो उनकी का क्रिटिसिज्म हुआ वो ये हुआ कि वो देश विरोधियों से हाथ मिलाने चले गए। तो पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं और नेता होते हैं वो अपने अपने ढंग से फायदा उठा रहे हैं। अब जैसे ये जो आया है वकील आज देश का झंडा लेकर के आज मार्च कर रहे थे, है ना, वो अपने ढंग से नहीं, और ये झंडे की राजनीति में भी सवाल आपसे जरूर पूछूंगी कि मैं जरूर बताऊंगा आपको। विश्वविद्यालयों के ऊपर झंडे लगाइए, झंडा जैसे लगता है कि आपने ये उठा लिया तो पूरा राष्ट्रवाद आपका पूरा हो गया। झंडे का जो इस्तेमाल है राजनीति में, जरूर पूछूंगी आपसे। कपिल सांकला जी, बताइए कि एक मुद्दा उमर खालिद को लेकर भी है, क्योंकि वो उन लड़कों में शामिल है, उन लोगों में शामिल है जिन पर आरोप लगाया जा रहा है। उमर के पिता ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें गारंटी दी जाए कि सब कुछ सुरक्षित तरीके से होगा तो उमर सरेंडर कर सकता है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, जो उमर के ऊपर आरोप हैं, जो जिस तरह से अभी तक वो पब्लिक व्यू में नहीं देखा गया है, और उसके पिता का ये बयान? देखिए, मैं उससे पहले सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा। एक झंडे के बारे में आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, तो एक सेकंड मैं ये लूंगा कि जब आप कनॉट प्लेस जाते हैं और आप जब शाम को वहां जाते हैं और आपको हमारा भारत का झंडा वहां पे जब लहराते हुए दिखता है, तो यू फील वेरी प्राउड ऑफ इट। आपको बड़ी खुशी होती है, आप बहुत खुशी से देखते हैं और आप यू आर प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। तो जहां तक वो झंडे की राजनीति है वो एक अलग बात होगी, बट एज अ कॉमन सिटीजन, एक नॉर्मल आदमी की तरह मैंने लोगों को देखा है जब वहां खड़े होते हैं तो दे फील वेरी प्राउड ऑफ इट। तो वहां पे हम इसे छोड़ देंगे जो झंडे की राजनीति के बारे में। और जहां तक अब ये बात है कि अगर ये गारंटी दे दी जाए कि सब कुछ ठीक होगा, उसको सिक्योर रखा जाएगा, तो ऐसे तो मेरे ख्याल से मैं कोरिलेट नहीं करना चाहता था, पर मैंने सुना है कि दाऊद ने भी यही कहा था कि वो इंडिया आने को तैयार है अगर उसको गारंटी दे दी जाएगी कि कुछ गलत नहीं होगा। तो आप ये गारंटीज पे नहीं आ सकते हैं। या तो आप देश की लॉज को या देश की कोर्ट को रिस्पेक्ट करो और आप बोलो कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अगर फैसला सुना दिया हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ना कहो। जब आप उसको ये बोल देते हो कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट की आड़ में जाते हो, तो ये आपकी कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं, लेकिन कपिल जी, ये आपका दोगलापन है। और यहीं पे ये कानून पे विश्वास कन्हैया ने भी किया था, लेकिन उसकी पिटाई हुई। कानून पे विश्वास जो है वो पत्रकार भी करते हैं, उनको भी घेरे में लिया गया। तो इसलिए डर ये लग रहा है कि माहौल इतना चार्ज्ड है कि इससे पहले कि आप कानून के पास पहुंचे, इससे पहले बीच में बहुत कुछ हो सकता है। प्रोफेसर महाजन, आप इनकी बात का जवाब देना पसंद करेंगे? हाँ, जरूर। झंडे की राजनीति के बारे में लाइन में मैं सिर्फ बोल दूं, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकंड जी, बोलिए। जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट से समथिंग फॉर अ सेकंड। हाँ, मैं सिर्फ एक सेकंड बोलूंगा। देखिए, जो पिटे हैं जर्नलिस्ट, उसमें काफी मेरे दोस्त भी थे, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूं। और जिसने भी ये करा, चाहे वो लॉयर्स थे या नॉन लॉयर्स थे या किसी पॉलिटिकल के हायर्ड गुंडे थे जो काले कोट और सफेद शर्ट पहन के आ गए, जो भी थे, ये काफी कंडेमनेबल है। और वो कोर्ट प्रीमाइसेस में हुआ, उससे बड़ी हमारी डेमोक्रेसी में उससे बड़ी शर्मनाक हादसा नहीं हो सकता। तो जो हुआ वो एकदम गलत हुआ। किसने करा, ठीक है, और वो किस हालात में हुआ, वो एक अलग चीज है जो इन्वेस्टिगेशन बताएगी। जी, प्रोफेसर महाजन, वो लॉयर्स थे, नहीं थे, या मॉब मेंटालिटी थी, दैट्स हाँ, ठीक है। आपके ये झंडे के बारे में जरूर कहना चाहूंगी कुछ। पहली बात तो कल जो मार्च निकला, हाँ जी, झंडे की राजनीति पे, कि जो स्मृति ईरानी जी ने कहा कि आज 207 फुट का झंडा और 125 किलो का वो जो है उसका मास्ट वो
फहराया जाएगा सभी यूनिवर्सिटीज़ में। झंडा जो है वो तो हमारे दिलों में हर समय है। हम जेएनयू से आते हैं, हमने अपनी राष्ट्रवाद की जो क्लासेस हैं उसमें हमने बिपिन चंद्र पहले थे, वो मार्क्सिस्ट थे, वो पहले थे जिन्होंने ये कहा कि हमारा जो आज़ादी का जो आंदोलन है वो विश्व में सबसे बड़ा मास आंदोलन है। उन्होंने गांधीवाद और मार्क्सिज्म को इकट्ठा जोड़ा। मैं 11 साल से भारतीय राजनीति पे क्लास लेती हूँ, नेशनल मूवमेंट को पढ़ाती हूँ। तो आज भी जो क्लासेस की बात आप कर रहे हैं, क्लासेस ऑन नेशनलिज्म जो हम शाम को ले रहे हैं, हमारे टीचर जो हैं उसमें हम लोग शामिल हैं, यही बातें कर रहे हैं। तो हमें एक राष्ट्रवाद की जो एक पट्टी बढ़ाई जा रही है, हमें बहुत अजीब लग रहा है कि वो लोग जिन्होंने आज तक सोचा भी नहीं है राष्ट्रवाद के बारे में, सिवाय उसको इस्तेमाल किया है। नहीं, अगर एक जंग हम की साधारण लोगों राजनीति की के बात लिए। करें, आरएसएस की बात छोड़ देते हैं, हम साधारण लोगों की बात करें, उनके लिए राष्ट्रवाद क्या है आखिर? राष्ट्रवाद जो बीजेपी बताती है, जो कम्युनिस्ट बताते हैं, या 21वीं सदी में कोई नया राष्ट्रवाद है ये? देखिए, आम आदमी के लिए जो राष्ट्र का मतलब है रोजी रोटी, राष्ट्र का मतलब है सामाजिक जस्टिस, राष्ट्रवाद का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक सबसे बड़ा तो जैसे मिस्टर सिंह ने भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक आस्था है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और हमारे जितने आइडियल्स हैं नेशन के, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो और ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद का invest मतलब किया है हुआ है। गरीबी से आज़ादी, गैर बराबरी से आज़ादी। हाँ। इसका भी जिक्र हो रहा है कि राष्ट्रवाद जी बिल्कुल, हाँ। सर, दो बातें हैं। सर्वप्रथम मैडम आपने जो बोला, एक बात बोली कि जो है उनके फादर को ऐसा लग रहा है, वो उस विषय में मेरा कहना है कि यदि हम ऐसा पोजीशन है, ये वही देश है जहाँ याकूब मेनन को जब फांसी हुई थी, सजा हुई थी, तो कोर्ट रात में 4 बजे भी खुली थी इस देश में, जबकि उसको लेके एक बहुत ही डिवाइडेड पोलराइज्ड व्यू हो गया था। उसको एक दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि ये एक प्रिंसिपल अपोजिशन टू डेथ पेनल्टी है। क्योंकि इस देश का कानून इस पे निर्भर करता है कि एक निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए, आज के 99 दोषी बच जाएं। जी मैडम, आज के भी इस आप जजमेंट को पढ़ेंगे, जो रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स आज हुई हैं, उसमें कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि हम ये ध्यान देते हुए कहते हैं कि सम स्पेशल प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन। उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं प्रॉपर दिल्ली हाई कोर्ट को, उन्होंने प्रॉपर डायरेक्शन दिए हैं दिल्ली पुलिस को कि आप इस मामले की पूरी कार्रवाई सही तरीके से करिए। और तो इसलिए हम अगर ये स्टैंड लेते हैं, हम बहुत ही घातक टेंडेंसी को यहाँ पे जन्म देते हैं कि जब हम अपने बेसिक इंस्टीट्यूशंस, आपको ये ध्यान देना होगा कि कोर्ट की प्रेमाइस के अंदर कोर्ट ऑफिशियल्स, जुडिशियल ऑफिशियल्स ने कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उसे उसकी प्रॉपर रेमेडीज उसके लिए तुरंत बोला। एक दूसरा सवाल और है मैडम, एक दूसरा नेशनल फ्लैग का जो आप मुद्दा, नेशनल फ्लैग का जो मुद्दा उठा रही थी, पूछना चाह रही थी कि आप युवा हैं, आप इस देश का आज हैं और कल भी हैं, और आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप जेएनयू से आते हैं। जी। क्या आपको लगता है कि वाकई झंडे से राष्ट्रवाद पूरा हो जाता है? बिल्कुल जी। मैडम ने अभी जो है नेशनलिज्म की क्लासेस चल रही हैं, स्टैंड विद जेएनयू अटेंड कर रहे हैं? जी, मैं खुद यूट्यूब पे वीडियो देखता हूं उनके, और मैं आपको बताना चाहूंगा, गोपाल गुरु सर ने जो पहली क्लास दी थी उसमें उन्होंने बोला था कि नेशनल सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उन्होंने बोला था भगवा झंडा नहीं, लेकिन तिरंगा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, नेशनल सिंबल। लेकिन सिंबल नहीं है। सिंबल एक ऐसा सिंबल है जो कि हमें इंस्पायर करेगा। सिंबल एक ऐसा सिंबल है जो कि सिर्फ एक हेटरेड, एक अदरनेस नहीं क्रिएट कर रहा है, वो एक ऐसा सिंबल है जो कि इंस्पायर करेगा। कोशिश करूंगी फिर दोबारा आपकी तरफ। एक पॉइंट ऐसा है कि जो जैसे उन्होंने बताया खुद ही कि जो आप लोग कह रहे थे कि नेशनलिज्म का मतलब कि किसी पिछड़े की भले की लड़ाई, इसकी लड़ाई, तो वो जो स्पेड है, वो जो स्पेड है उस तिरंगे में, वो उसके वो जो चक्र है वो बताता है कि जो प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिज्म मस्ट कंटिन्यू। हम भी उसके फेवर में है, सबका साथ सबका विकास हमारी पार्टी की निश्चित लाइन है। अच्छी बात है आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे कार्यक्रम में कल एबीवीपी के सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, और आप जो है सबका साथ सबका विकास मैं हूं ना, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं। ये अलग बात है कि हमारा संगठन 1949 से बना था, वो बीजेपी के पहले है। सतीश जी, ये बताइए कि दो महत्वपूर्ण चीज़ों पे चर्चा हुई कि वकीलों का रोल क्या रहा, पुलिस का रोल क्या रहा। ये सब कुछ देखते हुए तमाशबीन रहे, पुलिस, वकीलों ने बाकायदा सक्रिय रूप से जो है किरदार निभाया अपना। मीडिया का किरदार कैसा रहा? मीडिया ने क्यों आखिर कुछ ऐसे वीडियोस दिखाए जिनकी जो ऑथेंटिक नहीं थे? क्या आपको लगता है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर, पत्रकारों के तौर पर हम एक पक्ष बन गए हैं? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडिया के अंदर भी हिडन पॉलिटिक्स आ गई है। कुछ पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है, कुछ सड़कों पर हैं, कुछ परिसरों में हैं। तो वो चीज़ मैं नहीं समझता हूँ कि ये न्यूट्रल रिपोर्टिंग के ख्याल से होना चाहिए, और उसमें ये ठीक बैठता नहीं है। दूसरी बात, जो अटैक्स हुए वो तो भर्त्सना होनी ही चाहिए। और तीसरी चीज़ जो मैं कह रहा हूँ कि जो फुटेज दिखाए गए हैं, जिसके बारे में ये
आरोप है, मैं कह रहा हूँ वो आरोप है ठीक है। कि ये डॉक्टर्ड है या उस वो है, तो वो अपने समय पर उसकी जांच होगी, और जो अगर गलत पाया जाएगा तो पहले भी कई चीजें गलत पाई जाती रही और उस पर कार्रवाई उस अगर उचित समझा जाएगा सतीश जी, पहली नजर वो में चूंकि लगता है कि डॉक्टर्ड है, तो मुझे ये बताइए नहीं, कि मैं क्या नहीं, मैं आप नहीं देखिए, कह सकते? आपको नजर, आपकी नजर अलग होगी, मुझे नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो मीडिया एक डॉक्टर है या नहीं है। लेकिन मीडिया एक पक्ष तो निभा रहा है, इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, वीडियो को भी छोड़ दें मैंने अगर थोड़ी आपसे देर कह के लिए। दिया कि हिडन पॉलिटिक्स तो आ ही गई है। एक डिसाइसिव, मतलब आप कहिए कि एक डिवाइड लाइन, डिवीजन का लाइन हो गया। जब मैं बार बार कहता हूँ कि अन्ना के आंदोलन के समय भी तमाम चैनलों पर आपने देखा होगा कि 24 घंटे कवरेज होती थी, है कि नहीं? तो वो भी एक, मतलब समझिए कि एक जुनूनी कवरेज हो गई थी। मैं उसका क्रिटिक भी था। मैं समझता हूँ कि जी हाँ, ये जरूरी है कि आप संयम रखें, अपना क्या कहते हैं, आप संतुलन के साथ सारी चीज़ों को करें। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर मैं साथ साथ बोलना चाहूँगा, चाहे मेरा व्यू माना जाए या जो भी हो, कि अफजल गुरु के नाम पर अगर इतने 2-3 साल के बाद एकाएक अगर कोई चीज़ बात हो रही है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट और माफीनामा उसका रिजेक्ट होकर के उसके बाद जिस कोर्ट की हम आज बात कर रहे हैं, फिर कोर्ट की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसके द्वारा वो सजा दी गई थी। पहली बात। दूसरी बात, एक और इसमें जोड़ना जरूरी है कि आपने झंडे की बात की थी। देखिए, झंडा जरूरी है देश के लिए, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। आप मोटिव इंप्यूट कर सकती है कि एकाएक क्यों, कि इजी नेशनलिज्म नहीं, एकाएक क्यों, पहले क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं, ये बात आप सवाल उठा सकती है। लेकिन क्या आप ये कह सकती हैं कि भाई झंडा नहीं फहरना चाहिए? प्रतीकों का अपना महत्व है, लेकिन बात ये हो रही है कि राष्ट्रवाद प्रतीकों में सिमट जा रहा है। नहीं, सिमट नहीं जा रहा, लेकिन क्या हम झंडा और संविधान, ये तो एक, हम आजादी के लिए जो देश में लड़ाई हुई, तो ये तो महत्वपूर्ण था ना। पहले तो कहता था कि ब्रिटिश एम्पायर का झंडा जो है कभी सनसेट नहीं होता है। प्रोफेसर महाजन, ये बताइए कि क्या आपको लगता है, अभी चुनाव भी नजदीक हैं, इसी साल भी चुनाव होने हैं, क्या आपको लगता है कि जो राष्ट्रवाद की राजनीति है चुनाव पे भी भारी रहेगी? क्या आपको लगता है कि असम में, पश्चिम बंगाल में, अगले साल उत्तर प्रदेश में भी है, तब तक ये आपको फायर बनी रह सकती है? देखिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं बात कर रही हूँ एज अ टीचर, तो मेरी आशा है कि ये पूरा मामला जो है, ये एक जुडिशियल, इसका एक अंत होगा, और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसको पूरी अच्छी तरह से पूरे केस को क्लोज कर पाएंगी, ताकि हम नॉर्मलसी पर वापस आ जाएं। और क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा खतरा ये लग रहा है, ये जो कई कॉल्स आह्वान किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी को शट डाउन कर दिया जाए, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होगा। इसमें अभिजीत भी सहमत है मेरे साथ, आई एम श्योर, बिकॉज हम सभी, एक सेकंड प्लीज लेट मी फिनिश, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, वी आर ऑन वन साइड। लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर है पोलराइजेशन की, कि इस तरह से दिखाया जाए कि कुछ लोग जो हैं वो नेशनल हैं, राष्ट्रीय हैं, और कुछ लोग जो हैं वो एंटी नेशनल हैं। चलिए, मुझे कार्यक्रम समाप्त करना होगा। से आखिरी 10 सेकंड कोशिश है कि क्योंकि असम में, उनकी बात पूरी खत्म असम में, बंगाल में कोशिश है कि वहाँ पर पोलराइजेशन जो यहाँ किया जा रहा है उसका वहाँ पर ये जो एक पर्सपेक्टिव, पहली चीज तो ये कि एबीवीपी जेएनयू सबसे पहले सेव जेएनयू कैंपेन करने से पहले ही #MyJNU My Pride जो इवेंट था, वो चीज हमने 10 तारीख को ही शुरू कर दी थी। दूसरी चीज हम ये कहना चाहेंगे कि ये नैरेटिव हमने नहीं छेड़ा था। दूसरी चीज, ये नैरेटिव हमने नहीं छेड़ा था, हमने तिरंगे का इशू वहाँ नहीं रेज किया था, हमने इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज किया था कि राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ये इवेंट कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, हमने उसके खिलाफ एक कंप्लेन की थी, जिस कंप्लेन को वहीं खत्म हो जाता है। हमने FIR नहीं की थी उस विषय में, जो जिन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था वो समझे। माफी चाहती हूँ, मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।